हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा और अलीगढ़ 6 जिले और 10 लाख से ज्यादा किसान और करोड़ों की आबादी। हरिद्वार पहुंचते ही गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, इसलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पॉइंट पर तैयार गंग नहर का पॉइंट 0, जिसे बाद में भीमगोड़ा का नाम दिया गया। इतने लोगों के लिए गंग नहर एक लाइफलाइन की तरह है। नहर का प्रवाह रुका तो जिंदगी रुक गई। आज अगर गंग नहर नहीं होती तो सोचिए कैसी होती उत्तर प्रदेश की हालत। गंग नहर का महत्व अगर समझना है तो हमें इतिहास में जाना होगा। उत्तर भारत में गंगा और यमुना के बीच का इलाका कहलाता है दोआब। आब यानी पानी और दोआब यानी दो नदियों के बीच का इलाका। माना जाता है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं नष्ट हुई तो हमारे पूर्वज इसी इलाके में आकर बसे। बढ़िया मौसम, खूब सारी धूप, यमुना और गंगा का पानी, तराई का यह इलाका किसानी के लिए एकदम मुफीद जगह थी। लेकिन किसी साल पानी इतना आए कि खेत के खेत बहा ले जाएं, कभी इतना कि 2 बूंद के लिए तरसा दे। ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या ही किया जा सकता है। और फिर करीब 170 साल पहले एक आदमी ने गंगा के असीम प्रवाह को नियोजित रूप में खेतों तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया, ताकि दोआब को साल भर पानी मिल सके, जिसके नतीजे में हमें मिली गंग नहर। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होने वाली ये नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद जैसे जिलों की लगभग 7 लाख हेक्टेयर जमीन तक पानी पहुंचाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह मुमकिन हुआ कैसे? दरअसल इस काम का श्रेय जाता है प्रोबी थॉमस कॉटली को। ये एक अंग्रेज इंजीनियर था जिसने बिना आधुनिक यंत्रों के लगभग 500 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली। इस काम में कॉटली के सामने काफी सारी दिक्कतें भी आईं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी ही हुकूमत से लड़ना पड़ा। वहीं पैसे की दिक्कत और आधुनिक उपकरण नहीं थे, और सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी वहां की स्थानीय जनता। उस नदी पर एक बांध बनाने के लिए उन्हें राजी करना आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए नदी नदी नहीं थी बल्कि उनकी आस्था का केंद्र था। अब गंग नहर बनाने की जरूरत क्यों और कैसे हुई? ये बात है साल 1837 की। उस साल उत्तर भारत में मॉनसून समय से नहीं आया, जिसके चलते गंगा यमुना दोनों नदियों में पानी कम हो गया। नौबत ये आई कि लोग घर बार छोड़कर जाने लगे। ये बात तब की है जब जॉर्ज ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने अपने महंतों को दोआब के अकाल की समस्या का हल ढूंढने का निर्देश दिया। एक तरीका था जिस पर सालों से विचार चल रहा था, और वो था गंगा पर नहर का निर्माण करना, ताकि आर्टिफिशियल तरीके से पूरे उत्तर भारत में पानी पहुंचाया जा सके। तब तक ब्रिटिश इंजीनियर प्रोबी थॉमस कॉटली को इस काम के लिए सर्वे का जिम्मा मिला। 1839 में कॉटली ने हरिद्वार से सर्वे की शुरुआत की। 6 महीनों तक जंगली रास्तों से चलते हुए गंगा के किनारे सर्वे का काम पूरा किया, जिसके अंत में उन्होंने हरिद्वार से कानपुर तक एक 500 किलोमीटर लंबे कैनाल का प्रस्ताव पेश किया। जॉर्ज ऑकलैंड के बाद हेनरी हार्डिंग नए गवर्नर जनरल बने। कॉटली ने हार्डिंग को और अधिक गहराई से सर्वे को समझाया, प्रोजेक्ट का दौरा कराया और इसकी मंजूरी ली। हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन किया और बजट को मंजूरी देते रहे। इस तरह कॉटली के लिए आर्थिक समस्याएं तो दूर हो गई, लेकिन अभी बड़ी समस्या बाकी थी, और वो समस्या ये थी कि स्थानीय जनता जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। अब नहर में पानी देने के लिए एक बैराज बनाने की जरूरत थी, और ये बैराज बनना था हरिद्वार की हर की पैड़ी के नजदीक भीमगोड़ा जगह पर। बता दें कि इस स्थान पर मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने अपना पैर मारा था, जिससे चट्टान में पानी फूट निकला था। यही बैराज बनाने की सबसे मुफीद जगह थी, ताकि पानी को इकट्ठा कर नियंत्रित तरीके से नहर में भेजा जा सके। लेकिन हरिद्वार में भी इसका विरोध शुरू हो गया और कहा जाने लगा कि ये अपशकुन होगा। थॉमस कॉटली विरोधियों के आगे नाक रगड़ते रहे।
थक हार कर आज से 170 साल पहले उस अंग्रेज ने जिस सलीके से धार्मिक भावनाओं को संभालते हुए अपना काम किया, उसकी नजीर मिलना दुर्लभ है। कॉटली ने प्रस्ताव दिया कि वो बांध में एक गैप छोड़ देंगे, जिससे गंगा निर्बाध रूप से हर की पैड़ी तक बह सकेगी। इतना ही नहीं, तत्कालीन स्थानीय पुजारियों को खुश करने के लिए उन्होंने हर की पैड़ी पर नए घाट बनाने की पेशकश की। तब जाकर पंडे पुजारियों ने बहुत मुश्किल से उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। आप सोच सकते हैं नहर बनाने में आई धार्मिक सामाजिक चुनौतियों का किस प्रकार से इसे अंग्रेज इंजीनियर ने सामना किया होगा। हरिद्वार से रुड़की तक नहर का काम बिना ज्यादा रुकावटों के हो गया, लेकिन रुड़की में सोलानी नदी रास्ते में पड़ती थी, जिसका बहाव बार बार नहर को काट डालता था। इसके लिए कॉटली ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने सोलानी के ऊपर लगभग आधे किलोमीटर तक एक्वाडॉक्ट का निर्माण करवाया, यानी इस आधे किलोमीटर में नहर आपको नदी के ऊपर बहती हुई मिलेगी। है ना अद्भुत नमूना। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसे बनाने में 2 साल का वक्त लगा। भारत का पहला एक्वाडॉक्ट। सोलानी में बना एक्वाडॉक्ट भारत का पहला एक्वाडॉक्ट था। इस एक्वाडॉक्ट के चलते भारत को अपना पहला स्टीम इंजन भी हासिल हुआ। दरअसल प्रोबी थॉमस कॉटली ने ईंटें बनाने के लिए जिन भट्टों का निर्माण करवाया, उनमें एक खास प्रकार की मिट्टी लगती थी। ये मिट्टी रुड़की के पास स्थित पिरान कलियर से लाई जाती थी। 1851 में कॉटली ने तय किया कि इस काम के लिए एक रेल पटरी बिछाई जाएगी। इस तरह 22 दिसंबर 1851 को पिरान कलियर से रुड़की तक भारत की पहली मालवाहक रेल चलाई गई। पहली पैसेंजर ट्रेन इसके 2 साल बाद यानी 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। कॉटली की कड़ी मेहनत के बाद साल 1854 में यह नहर बनकर तैयार हुई। 8 अप्रैल 1854 को इसे पहली बार खोला गया और आज ये नहर कई इलाकों के लिए जीवनदायिनी है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।